देखिए बच्चों, आवाज नहीं, आप लोगों का डीटी जो है ये पूरी क्लास को क्लियर हो चुका है कि डीटी में कितने पार्ट है, 5। ठीक है, जो पहला पार्ट है ना वो है सेक्शन कौन सा, 1 to 89। जो दूसरा पार्ट है वो सेक्शन 90 से क्या 91, सॉरी 92 से लेके 109। जो तीसरा पार्ट है वो है 110 से लेके क्या 115। और चौथा पार्ट है सारे क्या, सारे असेसमेंट आ गए यहाँ पे। बच्चों मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर आज बोल रहा हूँ, इन चारों चैप्टरों का जो मकसद है ना, कोई सा भी चैप्टर कभी भी पढ़ लो, एक ही मकसद है क्या, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालने में सपोर्ट करना। चाहे आप कोई सी भी चीज़ मेरे से पढ़ लो, तो मैंने आपको जो 3 दिन से ओवरव्यू दिया, इन सब का एक ही मकसद है, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना। अक्सर बच्चे जैसे तुम लोग भी है ना, जब पढ़ने बैठते हो या बाई चांस रह जाते हो तो ये समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले हमेशा 1, 2, 3 और 4 ये बेसिक चैप्टर होता है। 1 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर और 4 क्या चार्जिंग सेक्शन। यहाँ बेसिकली हम आपको टैक्स निकालना बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, टैक्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको ये चीज़ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, यहाँ टैक्स निकालना है। एप्लीकेबल, डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर और चार्जिंग सेक्शन। अगर कोई पैसा आप इंडिया में भी कमाते हो और बाहर भी कमाते हो तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, आरओआर ग्लोबल पे देता है, एनआरआई अक्रूड रिसीव पे देता है, स्टेटस कैसे निकालते हैं, रिसीव का मतलब क्या होता है, अक्रूड का मतलब क्या होता है, 8 डिविडेंड के ऊपर एक सेक्शन आता है। कौन कौन सी इनकम क्या होती है, एग्जाम, एग्रीकल्चर, कुछ छोटी मोटी लॉ में क्या दी गई है, एग्जामेशन दी गई है। सेज में जिनकी फैक्ट्री होती है उनकी इनकम एग्जाम्ड होती है, ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्ड होती है, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जाम्ड होती है, और इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम क्या होती है, एग्जाम्ड होती है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है और एग्जाम्ड नहीं है। इनकम टैक्स 5 कंडीशन पूरी होने पे लगता है। पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए और एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर मान लो पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल, एग्जाम नहीं है, उस इनकम को कहाँ लेके जाओ, हेड्स में। और कोई इनकम अगर एग्जाम है तो उसके खर्चे आपको अलाउड नहीं होते। फिर 15 से 59 आप हेड्स पढ़ते हैं, 60 से 65 आप क्या पढ़ते हैं, क्लबिंग पढ़ते हैं, 68, 69 अनडिस्क्लोज इनकम पढ़ते हैं, 70 से 80 आप लॉस को माइनस करते हैं, और तुम्हारी क्या आ जाती है, जीटीआई। और जीटीआई में से 80C से लेके 80U का हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं, और ये मेरी आ जाती है कि आप टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे टैक्स लगाने को बोलते हैं इंडिविजुअल का असेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिविजुअल का असेसमेंट। आपको असेसमेंट, ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल है जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट 1। अब तुम फाइनल के बच्चे हो, अब जैसे मैंने बोला कि चलो बच्चों तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, सपोज करो, और तुमको बोलता हूँ कि अब तुमको रिवीजन करना है, तो पढ़ना कहाँ से चाहिए, पहले बेसिक पढ़ो। आरएस चैप्टर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो सेक्शन 9 है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब आप बिजनेस कनेक्शन किसे कहते हैं, या जो इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी तुमसे डेफिनेशंस पूछी जाती है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप क्या करके गए, 2 चीज़ें छोड़ के चले गए, बिजनेस कनेक्शन और इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर आप ट्रेवल में आ गए। अब आप कहते हो हमने इतना पढ़ लिया फिर भी हमारे नंबर नहीं आए, आपने ये छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें ये आप कमांड होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 10AA पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, किसमें, 10AA सेज। तो कैसे कैसे पढ़ोगे, ये पढ़ो। इसमें 5, 6, 7 तो नॉर्मल पढ़ लो, 9 में अच्छा पढ़ो। 9 अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा अक्रूड का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज लो, और 10AA क्या होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। ये अभी यहाँ से छोड़ दो क्योंकि असेसमेंट में आएंगे। फिर आता है सैलरी। सैलरी में कुछ नहीं पढ़ना, केवल जस्ट रीड करना है। देखिए जिस टीचर ने जैसा भी आपको इंटर में पढ़ाया था वैसा पढ़ लो, केवल प्रोविजन पता होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में बेसिक कैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं, नॉर्मल ऐसा नहीं डिटेल में ऐसा हो जाए तो क्या हो, ऐसा हो जाए तो क्या हो। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, कब आपको 2 लाख मिलता है, कब 30,000 मिलता है, लेट आउट में कितना मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 5-7 केस लो होते हैं वो आपको आना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में। तो बेसिक नॉलेज B&B। अब क्या है, जो आपका पार्ट 4 आता है उसमें देखो कौन कौन से चैप्टर आते हैं।
इंडिविजुअल का असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट बच्चों? इंडिविजुअल का। कौन सा? HUF का। AOP और किसका? BOI का। किसका? LLP और किसका? फर्म का आता है। फिर क्या आता है? कंपनी का आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट। फिर AMT आता है, और फिर आता है NRI का। क्या आता है बच्चों? NRI। अब ये जितने भी चैप्टर्स है ना आपके बच्चों, बिना BNP के हो ही सकते, बिना BNP के हो ही सकते। तो आप BNP जो आप टाइम देते हैं वो मानो कि हम इसलिए टाइम देते हैं क्योंकि हमको ये पढ़ना है। अब इसमें आपके जो असेसमेंट है ना, AMT, मैट, LLP और AOP BI, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बाकी की वर्किंग नॉलेज, बाकी की क्या? वर्किंग नॉलेज। अभी जो तुम्हारे पेपर आया दिसंबर 21 का फाइनल, CMA फाइनल के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दे दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया, और एक कैपिटल से वो खरीदा और बिकवा दिया। बताओ, इन असेसमेंट करके बताओ। अब प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों को इंडिविजुअल अब पता ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन क्या है, कैपिटल गेन के प्रोविजन क्या है, तो प्रॉब्लम हो गई। बेसिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक। ये हमने कर लिया। अब उसके अलावा जो हमारे अदर असेसमेंट आते हैं, कौन कौन से? पॉलिटिकल पार्टी का, इलेक्टोरल ट्रस्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, म्यूचुअल एसोसिएशन का, ठीक है, और एक आता है ट्रस्ट का। बताओ ये जो असेसमेंट है ना, ये वाले कौन से? ये 4 और एक ये 2 शुरू के 6, ये तो बच्चों वाले हैं। ये तो तुम्हारे को मैं बोलूँ ना कि रिवीजन करना है तो 1.5 घंटे में करके बैठ जाओ। असली टाइम किस में लगता है? ट्रस्ट में। किस में लगता है बच्चों? ट्रस्ट में। तो आपके ये 5 चैप्टर सॉलिड होने चाहिए। कौन कौन से? ट्रस्ट, मैट, AMT, LLP, फर्म, AOP BI, और उधर BNP, 10AA, सेक्शन 9 और बेसिक चैप्टर, ये आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद फिर आता है कैपिटल गेन। CMA फाइनल में कैपिटल गेन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, और 12-12, 15-15 मार्क्स का पेपर आता है। कैपिटल गेन एक तो होता है बेसिक, इतने सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन, कॉस्ट ऑफ, ये फॉर्मूला था ना बच्चों। फाइनल में क्या होता है ये नहीं पूछता। फाइनल में अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल और कुछ केस लो, ये पूछता है आपसे फाइनल में। मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर के सेक्शंस होते हैं ना, वो आपसे पूछता है किसमें? फाइनल में। कंपनी ऑन लिक्विडेशन, कंपनी ऑन बायबैक, मतलब ऐसी चीजें पूछता है आपसे फाइनल के अंदर। तो बच्चों वाले नहीं, गोल्ड को बेचा खरीदा, वो तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर के सेक्शंस होते हैं, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल, कंपनी ऑन लिक्विडेशन, बायबैक, और जितने भी हमारे केस लो आ रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए किसमें? फाइनल में। समझ गए बच्चों? उसके बाद फिर आता है अदर सोर्स। अदर सोर्स में जो डिविडेंड होता है, क्या होता है? डिविडेंड, उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डिविडेंड और एक अनडिस्क्लोज इनकम, ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड और कौन सा? अनडिस्क्लोज इनकम। बाकी गिफ्ट, क्लबिंग, सेट ऑफ, बेसिक नॉलेज। क्योंकि क्या होता है, इतने बड़े क्वेश्चन में कोई सा भी एक पॉइंट डाल दिया उसने, किसका? सेट ऑफ का। आपको पता ही नहीं कि कौन सा लॉस कितने साल तक सेट ऑफ होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी होता है, तो फिर आप 0 होंगे तो गड़बड़ हो गया ना वहाँ पे। तो इंटर के 2 ही चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन से? BNP और कैपिटल गेन में कौन से वाले सेक्शंस? कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, वो आपको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। अब आते हैं डिडक्शन, 80C से 80U। बच्चों जो 80C के अंदर 3 तरह की हेडिंग होती है, हेडिंग A, B और C। हेडिंग A और B है ना, वो तो इंटर वाला होता है। जैसे कहाँ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने पे एग्जेम्पशन मिलती है, डिडक्शन मिलते हैं, और कौन कौन से पर्सनल खर्चों के बेनिफिट मिलते हैं, उनके क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कभी 2 नंबर के, कभी 4 नंबर के, पक्का क्वेश्चन है। और जो आता है हेडिंग C, हेडिंग C मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूँ क्योंकि एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करोगे तो वहाँ पे सब पर हेडिंग C लगता है। तुम जितनी भी कंपनियां तुमको क्या करेगी, जॉब देगी ना, वो तुम पे हेडिंग C लगेगा। इसलिए जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो तुमसे हेडिंग C के बारे में कुछ ऐसे सेक्शन पूछेंगे, तो वहाँ आपकी क्या होनी चाहिए? डीप नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हेडिंग C, बट क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हेडिंग C क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को यहाँ पे? तो हेडिंग C हमको पढ़ना है यहाँ पे, और ठीक है। तो आपको पार्ट 1 सबको क्लियर है। अब ये होने के बाद बताओ, आपको अच्छी तरह से चैप्टर के नाम याद हो गए क्या? बताओ, मैंने आपको चैप्टर के नाम याद करा दिए। बेसिक चैप्टर, RS चैप्टर, एग्रीकल्चर, 10AA, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, BNP, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन। टोटल इनकम निकल जाएगी, टैक्स निकल जाएगा। 12 असेसमेंट बताओ, 12 असेसमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो किसका होता है? इंडिविजुअल का, और HUF, फर्म, AOP BI, LLP, कंपनी, AMT, NRI। और ये वाले कौन से होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल एसोसिएशन और ट्रस्ट।
बच्चों यहाँ पे आपको बीएनपी की नॉलेज की जरूरत नहीं है, इनकी इनकम निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे आपको बीएनपी आना चाहिए। तो बच्चे बीएनपी करते हैं, बीएनपी थोड़ी है, बीएनपी के साथ ये भी तो है, समझ गए? ये पूरा पोर्शन तुम्हारा कल मैंने बताया था कितना 60 मार्क्स के आसपास का रहता है क्या? अब मैंने आपको सारे चैप्टर बता भी दिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी हिसाब से चलनी चाहिए। क्या बोला? क्लबिंग, गिफ्ट, अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वर्किंग नॉलेज, और बाकी सब में डीप नॉलेज। वर्किंग नॉलेज का मतलब ये होता है, विश्वास करो, केवल रीड कर लो, जिस भी टीचर ने पढ़ाया था, इंटर पास करके आए हो ना, जिस भी टीचर ने पढ़ाया था बस वो, और बाकी जो बच गए उनको डीपली पढ़ो। फिर आता है हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड एक ऐसा थर्ड होता है जिसमें हम कौन से सेक्शन बात करते हैं? सेक्शन 90 से लेके कौन सा? 109। बच्चों इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सेक्शन 90 से कौन सा? 91, ट्रांसफर प्राइसिंग। सेक्शन कौन सा? 92 से लेके कौन सा? 92F। फिर आता है 94A NJA, एक आता है 94B लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और एक आता है बच्चों गार। कौन सा? गार। इनमें एक ही चैप्टर है जो बड़ा है, तो कौन सा है? ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये जो पोर्शन है ये है ना, इनको सबको हम वर्ड में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। वन वर्ड में क्या बोलेंगे? अब इसके साथ आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए? एक तो आरएस। कौन सा बच्चों? आरएस। एक आपको बीएनपी में 44B से लेके 44 कौन सा? BBB, ठीक है। एक आपको एनआरआई का असेसमेंट। कौन सा बच्चों? एनआरआई का। और एक एडवांस रूलिंग। कौन सा बच्चों? एडवांस। इसको हम बोलते हैं एनआरआई का असेसमेंट, और यहां से पेपर आता है तुम्हारे कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, ठीक है। तो 60 मार्क्स का और 30 मार्क्स का 90 मार्क्स का पेपर तो तुम्हारा यहां से आता है। इनको अच्छी तरह को, अब जैसे हम बोलते हैं जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, अगर वो भी मेरे को सुन रहे हैं तो सुन लो, आप फेजेज में पढ़ा करो। पहले इस पोर्शन को अच्छा किया, इसमें कोई सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होता है, जैसे मैंने बोला बिजनेस करेक्शन, इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, कई ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे छोड़ जाते हैं, फिर एग्जाम में वही चीज आ गई, फिर पेपर बिगड़ेगा तुम्हारा। वो होते एक दो ही हैं, बट आप उसको देखते नहीं तो पेपर बिगड़ गया। इधर असेसमेंट में मैंने बता दिए 6-7 असेसमेंट। पहला ये फेज पढ़ो, एक ये फेज पढ़ो, एक ये फेज पढ़ो, और फिर हमारा आता है लास्ट पार्ट। कौन सा? जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से पार्ट आते हैं, बताओ जल्दी से बताओ कौन से आते हैं। एक आता है 110, बोलो 111A, 112, 112A, ये तो आपने इंटर में पढ़े थे। उसके बाद 115 कौन सा? डबल बी, लॉटरी पे। 115 डबल बी सी, अननोन डोनेशन पे 30% की रेट से टैक्स लगता है अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है। बोलो बच्चों 115 डबल बी डी। बोलो बच्चों स्पेसिफाइड क्या? फॉरेन कंपनी से। अगर इंडियन कंपनी को क्या मिलता है? डिविडेंड, तो रेट क्या होती है? 15 होती है, ठीक है। फिर आता है 115 डबल बी ई एनआरआई स्पोर्ट्समैन। क्या बोला मैंने? नहीं, वो अलग था, ये था 115 डबल बी वो है, क्या बोलते हैं? अनडिस्क्लोज इनकम। क्या बोला मैंने? अनडिस्क्लोज इनकम। क्या बोला मैंने? 60% की रेट से क्या लगता है? टैक्स लगता है। एक आता है 115 BBF, जो पेटेंट पे क्या मिलती है? रॉयल्टी, उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है। 115 BBG, इसमें क्या है बच्चों? कार्बन क्रेडिट में बताओ 10% की रेट से टैक्स लगता है। अब इधर देखो, दिखने में तो लगता है बहुत सारे, बच्चों पढ़ने बैठोगे ना आधे घंटे में कंप्लीट है, कुछ है ही नहीं। अभी मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट दिया था, बहुत शोर मचा रहा था, ये है वो है, पढ़ने बैठे तो टाइम नहीं लगा, पढ़ते ही नहीं, आधे घंटे का भी नहीं है, नंबर में मचा उतने सारे नंबर है। फिर आती है तुम्हारी एक आता है न्यू टैक्स रिजीम। कौन सा? 115 BAA, 115 कौन सा? BAB, 115 कौन सा? BAC, और 115 कौन सा? BAD। इंडस्ट्री शोर मचाती है, सरकार इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया। सरकार कहती है हम आपको बेनिफिट भी देते हैं, हम आपको क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं, टैक्स थोड़ी लगा रहे हैं। मानने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा एक काम करो, बेनिफिट छोड़ो, रेट लगा रहे हैं 22%। क्या लगा रहे हैं? और अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और इस तारीख के बीच के अंदर अगर आपने सेटअप किया तो हम आपका रेट लगा रहे हैं कितना? 15। बच्चों ये सेक्शन जब से आया ना, जब तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां तरस रही, क्योंकि रेट क्या हो जाएगी? 15, क्योंकि एक डेट है, इस डेट के अंदर ही अगर इन्वेस्टमेंट करोगे इंडिया में तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये अप्लाई होता है किस पे, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और ये किस पे होता है, कॉर्पोरेटिव। यहाँ पे 22, 15, और यहाँ पे वो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, और कॉर्पोरेटिव पे 20% होता है। एटीपी का बेनिफिट छोड़ो, किसका बेनिफिट छोड़ो, एटीपी। इसको बोलते हैं न्यू टैक्स regime। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरे हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप पढ़ने बैठते हो तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 असेसमेंट आते हैं, कौन सा, एनआरआई का, मैट, और कौन सा, एएमटी। बच्चों ये वाले चैप्टर में ऑलरेडी कहाँ ले चुका हूँ, पार्ट 4 असेसमेंट में। उनका नंबर यहाँ आता है, बट उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1, 2 और 3, सबको क्लियर है बच्चों? अब इसके अलावा और क्या रह गया चैप्टर में, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, किसका, डिविडेंड, और बायबैक का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर तुमको डिविडेंड मिला तो तुम्हारे हाथ में और कंपनी के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। कंपनी ने बायबैक कर लिया, टीसीएस ने 3,3500 में शेयर चल रहा था और 4400 में बायबैक किया, तो तुमको 900 रुपए की कमाई हुई, उस पर टैक्स कौन देगा, टीसीएस देगा या तुम दोगे, ये बायबैक आता है यहाँ पे। प्लस आप लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड, आप लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, बिजनेस ट्रस्ट, आप लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, और आप पैसा कहाँ लगाते हैं, सिक्योराइजेशन ट्रस्ट। ये सब म्यूचुअल फंड के ही प्रकार होते हैं बच्चों। बट म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, कोई प्रॉपर्टी मार्केट में लगाता है, कोई कंपनी में लगाता है, बस यही चीजें होती है यहाँ पे। इनमें या तो म्यूचुअल फंड वाले टैक्स देंगे तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है, और अगर म्यूचुअल फंड के हाथ में एग्जम्प्ट है तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या है, टैक्सेबल। ऐसी बातें हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं। बोलो बच्चों, चैप्टर्स के नाम याद हो गए क्या? ये तो क्या है, टैक्स रेट्स, न्यू टैक्स regime, 3 असेसमेंट, और क्या, डिविडेंड और बायबैक, और म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, और सिक्योरिटी ट्रस्ट। और एक आता है कौन सा, टनेज स्कीम। कौन सा बच्चों, टनेज स्कीम, टनेज स्कीम। अब मैं आपको ये कहता हूं कि तुमको अपने कोर्स का स्कोप पता है। सपोज करो किसी टीचर ने सपोज करो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो आप रिस्क कैरी कर दो। आपको पास होना है तो आपको सारा पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स है, क्योंकि पता नहीं कहीं से क्या पूछ ले। तो आदि इंस्टीट्यूट जो आज सीए फाइनल का बच्चा हो या सीए फाइनल का बच्चा हो, किसी से पूछो कि इनसे जो बन गए ना, उनसे पूछो कि चैप्टर के नाम बता, वो चैप्टर के नाम ही नहीं बता पाते, चैप्टर के नाम ही याद नहीं है। जब चैप्टर के नाम याद नहीं तो फिर पढ़ेगा क्या तू? तो पहले तो बता तेरा स्कोप क्या है। ये सारा क्या है, स्कोप है। अब आप एक्ट खोल के देख लेना, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने बोर्ड पे लेके आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो अब देखो दिखने में तो अब तुम जो बुक में पढ़ा, मैं हर बार एक चैप्टर बना के दूंगा, एक चैप्टर 2, कोई अब हो सकता है कोई चैप्टर 1 पेज का ही हो, पर चैप्टर तो चैप्टर ही है ना, आपस में लिंक नहीं है, सब अपने आप में क्या है, अलग अलग। लेकिन मेरे हिसाब से इस पोर्शन को करने में, रिवीजन करने में हार्डली आपको 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्या बोला मैंने, 1 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगता इस पोर्शन में, ठीक है। तो हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। बताओ सारे सेक्शनों का मकसद क्या था, टोटल इनकम निकालना और टैक्स में मदद करना। बताओ ये किस में मदद कर रहा है, टैक्स में। टैक्स में टोटल इनकम निकालने में कौन टैक्स देगा, टोटल इनकम निकालने में कोई सा भी सेक्शन पढ़ लो, एक ही चीज आएगी, टोटल इनकम निकालो या टैक्स निकालो। एनी क्वेश्चन बच्चों? अब ये सब काम कौन करता है, हम। अब हम अपना क्या फालते हैं, आईटीआर। अब सरकार क्या करेगी, चेकिंग। क्या करेगी बच्चों, चेकिंग। क्या चेकिंग करेगी, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आइए बच्चों, कल तक हमने ये सारा पढ़ा था, आज आपको हम उसका क्या देते हैं, और आइए पार्ट 5। पार्ट 5 लिखो बच्चों, पार्ट 5। एक मिनट आ रहा हूं बच्चों। हाँ जी, अब कौन सा आ रहा है बच्चों, पार्ट 5। आज आप लोगों का एक होमवर्क है, मैं कल यहीं बुला लूंगा तुमको यहाँ पे स्टेज पे, और अभी मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ। फिर आप लोग बोल नहीं पाएंगे तो शर्म आएगी आपको। आपको बोलने हैं सारे चैप्टर्स के नाम। क्या बोल रहा हूँ मैं, सारे चैप्टर्स के नाम।
तो पहला काम है कि आपको चैप्टर्स के क्या होने चाहिए, नाम पढ़ लेंगे हम, कल से पढ़ना ही है अपन को, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सेक्शन 116 से लेके 138, सेक्शन क्या है बच्चों, 116 से लेके 138, ठीक है। इसमें 3 तरह की चीजें दी गई है, 116 से लेके क्या 138, इसमें 3 तरह की चीजें दी गई है। नंबर 1, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन होती है और उनकी पावर्स क्या होती है। बताओ उसमें पहला पार्ट क्या है, सेक्शन 116 से लेके जो 129 है वो बताता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन होती है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनकी पावर्स क्या होती है। अगर आप जीएसटी पढ़ेंगे, हर एक्ट में सेक्शन होते हैं, जीएसटी में ऐसे सेक्शन 3 to 6 होते हैं, और इनकम टैक्स में कौन सा है 116 से कौन सा 129। तो इसको आपने लिखा चैप्टर का नाम, इसमें लिखो पहला पार्ट क्या है इसमें, इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर अपॉइंटमेंट एंड पावर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर अपॉइंटमेंट एंड पावर्स। इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर अपॉइंटमेंट्स एंड क्या पावर। ओके, पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट आता है बच्चों 131 से लेके 132B, 131 से लेके कौन सा 132B, सर्च एंड सीजर। क्या बोला मैंने, सर्च एंड सीजर। सर्च किसके होती है और सर्च के दौरान डिपार्टमेंट की क्या क्या पावर्स होती है, सर्च एंड सीजर। इंटरेस्टिंग, देखो कोई चीज़ थ्योरी बोलने से थ्योरी नहीं आती, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपन थ्योरी को भी एक तरीके से प्रैक्टिकल की तरह ही देखेंगे। मतलब जब मैं आपको 2 महीने थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो समझना कि पूरा इंटरेस्ट लेके ही पढ़ेंगे अपन, बट प्रोवाइडेड आप आंखों के सामने होने चाहिए। समझिए क्या बोल रहा हूँ आप लोग, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स अथॉरिटी और देयर पावर्स, और यहाँ पे क्या है सर्च एंड सीजर। सर्च कब होती है, क्या ऐसे काम कर दिया आपने कि आप पे क्या हो जाएगी सर्च, और सर्च के दौरान डिपार्टमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है। मतलब डिपार्टमेंट को कोई भी शक हुआ किसी पे तो डायरेक्ट सर्च करती है या पहले छोटे मोटे एक्शन भी लेती है। तो बच्चों कुछ छोटे मोटे एक्शन भी होते हैं। सेक्शन 133 से लेके करीब 138 के पास इंक्वायरी, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला मैंने, इंक्वायरी, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, इन सेक्शनों की पावर्स को यूज करते हुए किसी के सर्वे करता है, किसी के कोई इंक्वायरी करता है, या किसी के क्या करता है सर्च करता है। समझ में आ गया क्या 3 पार्ट क्या बना हुआ है। बताओ 3 पार्ट क्या क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उनके अपॉइंटमेंट और उनकी पावर। ये क्या है, सर्च कब होती है और सर्च के दौरान क्या होता है, और अगर सर्च के दौरान वो आपका पैसा ले गए तो उसको कैसे छुड़वाएंगे, ऐसी बातें यहाँ लिखी हुई है। और ये क्या है, इंक्वायरी, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन। तो या तुम्हारे बारे में सरकार किसी और से भी क्या मांग सकती है, इंफॉर्मेशन। तुम्हारे बारे में सरकार किसी और से भी क्या मांग सकती है, इन पावर्स को यूज करते हुए। और अगर सरकार को कुछ गड़बड़ लगता है तो सरकार किसी पे सर्वे कर देती है, किसी पे सर्च कर देती है। ये सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। अब सर आपने ये तो समझा दिया, नो डाउट, क्योंकि हर काम के लिए लॉ बना होना चाहिए, बिना लॉ के कुछ हो नहीं सकता। अब सर हमारे एग्जाम में आता है क्या, तो बच्चों देखो जहाँ तक एग्जाम की बात है, सेक्शन तो 116 से लेकर 138 है। सीए फाइनल में तो फिर भी फ्रिक्वेंटली आता है, बट सीए में फाइनल में 4-5 अटेम्प्ट में एक बार आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो जब मैंने आपको ये कह दिया मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब आपके पास लास्ट डे होता है ना, उस टाइम इस चैप्टर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पहले वो करो जिसका वेटेज क्या है, ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जो मैंने अभी आपको बताया कि किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। हर चीज़ में बच्चों, जब अगर आप 5-7 सालों का पेपर अटेंड करेंगे ना, तो जैसे मैं आपको बताऊं इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है ना, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है, किसकी, इन दो की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैथ तो खैर वहाँ आ ही गया, इनकी तो ही, बट इनमें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन, इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अभी एक बार पिछली बार क्वेश्चन आया था, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है।
अगर 7 सालों में बात करूंगा तो कम आए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे अभी अपन ने वो पढ़ा, वो असेसमेंट पढ़े, क्या पढ़े बच्चों? असेसमेंट। तो असेसमेंट में वो मैंने 7 चैप्टर बताया था ना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको तीनों समझ में आ गया? क्या बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। इनकम टैक्स अथॉरिटी और उनकी पावर्स, उनका अपॉइंटमेंट और सर्च एंड सीजर, और क्या? अब इसमें भी क्या पढ़ना है? इसमें भी ज्यादा क्या? ये दोनों, ये दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर। समझ के बात को क्या बोल रहा हूं? अब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उसका नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। क्या नाम है बच्चों? असेसमेंट प्रोसीजर। और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं बच्चों? अमेंडमेंट्स आए हैं। क्या है बच्चों? अमेंडमेंट। आधा पार्ट तो उसका पूरा ही बदल गया, अमेंडमेंट्स आए हैं। समझ गए? इसका नाम क्या है? 139। आपको याद होगा बच्चों, इंटर में भी इसका वेटेज अच्छा खासा होता था। रिटर्न कौन भरेगा, ऐसे था ना बच्चों, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता था। तो असेसमेंट प्रोसीजर जब कल मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो पहले इस पूरे चैप्टर का क्या दूंगा? ओवरव्यू, और फिर अपन एक एक सेक्शन को डीप में पढ़ना चालू करेंगे। अपना पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले अपन पूरे सेक्शन लर्न कराते हैं, चैप्टर्स के नाम याद कराते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो 139 से कौन सा? 150। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा, तो 139 से कौन सा बच्चों? 150। ओके, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें 3 तरह की बातें पढ़ते हैं, 3। एक तो जो इंटरपोर्शन था, रिटर्न कौन कौन भरने के लिए लायबल है। क्या है बच्चों? रिटर्न आईटीआर कौन कौन भरने के लिए लायबल है। जनरली जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा वो तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन 5-7 ऐसे केस होते हैं जहां आपकी टोटल इनकम 1 रुपया भी हो ना, तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है? रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? रिटर्न टाइमली नहीं भरा तो क्या उसको लेट भर सकते हैं क्या? रिटर्न पे साइन कौन करेगा? रिटर्न के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना क्या है जरूरी है? एक तो ये पार्ट हो गया। पैन नंबर किसको देना जरूरी है? तो एक पार्ट तो वो हो गया जो इंटर में था। फिर इसका दूसरा पार्ट आता है 140। तो देखो, एक पार्ट आता है 139 से लेके 140 है। क्या आता है बच्चों? 140 है। ये तो वही पार्ट था जो आपने कहां पढ़ा था? इंटर में। कहां पढ़ा था बच्चों? इंटर में। एक आता है 143 से लेके 144A। ये जो पार्ट होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आपने आईटीआर भर दिया, यहां तो सारे काम एसएससी को करने होते हैं। अब तुमने आईटीआर भर दिया तो डिपार्टमेंट उस आईटीआर की चेकिंग कैसे करेगा? क्या हर आईटीआर को बहुत डीपली देखेगा या कुछ को डीपली और कुछ को रैंडमली? बोलो। तो बच्चों, यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि जितने भी लोग आईटीआर भरते हैं, पूरे इंडिया में 625 करोड़ आईटीआर भरते हैं, तो डिपार्टमेंट उन आईटीआर की कैसे चेकिंग करता है, कितनी डीप चेकिंग करता है, किसकी नहीं करता, वो सब बातें आपको यहाँ मिलेगी। और कितने पीरियड में करता है? क्यों? क्योंकि बताओ, एक टाइम लिमिट होगी। डिपार्टमेंट तो 10 साल बाद करेगा, तो फिर अगला साल नहीं आ जाएगा। हर चीज की समय सीमा है, अगर वो समय सीमा निकल गई तो फिर वहां पे एक्शन नहीं हो सकता। तो यहां रिटर्न भरते हो और डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या लेती है? एक्शन। ये डिपार्टमेंट क्या लेती है? एक्शन। ये एक्शन कब होता है? जब डिपार्टमेंट को किसी पे क्या होता है? शक। और ये रिटर्न है, रिटर्न के खिलाफ क्या लेती है? एक्शन। सपोज करो एक्शन लिया, पकड़े में नहीं आए। एक्शन की एक लाइन लिमिट होती है कि तुमको 1.5 साल के अंदर डिपार्टमेंट आप पे सपोज करो एक्शन लेता है, पकड़ में नहीं आए, तो क्या आप मजे हो गए कि हमारे पे कुछ नहीं हुआ, अब तो हम बच गए? नहीं बच्चों, अगर डिपार्टमेंट फर्स्ट एक्शन में तुमको पकड़ नहीं पाई तो डिपार्टमेंट के पास पावर है क्या? तुम पे क्या अगेन अनदर क्या ले सकती है? एक्शन। और अगर ऑलरेडी एक एक्शन, देखो, एक तो वो आदमी पे एक्शन हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट 5 साल बाद भी क्या हो सकता है? एक्शन ले सकती है सरकार, ऐसी पावर दे रखी है। एक आदमी जिस पे एक्शन हो गया, पकड़ में नहीं आया, और फिर सरकार को कहीं से खबर मिली, तो दोबारा से उस पर क्या हो सकता है? एक्शन। समझिए क्या बोल रहा हूं? असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या बोलते हैं बच्चों? हम रिटर्न भरते हैं, हमारे रिटर्न का असेसमेंट मतलब जांचना, और दोबारा से जांचना। क्या बोलना? दोबारा से जांचना। तो इस पार्ट में 3 पार्ट पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ क्या क्या? आईटीआर कौन भरेगा, कब भरेगा, लेट रिटर्न, टाइमली रिटर्न, सब आएगा। मतलब हम जो रिटर्न भरते हैं, डिपार्टमेंट उस पर कैसे एक्शन लेता है, और अगर वो एक्शन लेना भूल गया या मिस हो गया तो दोबारा से क्या होता है? एक्शन होता है।
समझ गए बात को, दोबारा से होता है। एनी क्वेश्चन बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्शन उसी तरह के होते हैं बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब आता है बच्चों, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? थ्योरेटिकल। अगर आप सीए फाइनल करते हो ना, तो कोई भी, अधिकतर टीचर्स इंक्लूडिंग मी, सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाते हैं। कौन सा? ये वाला। या तो बीएनपी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा या यहां से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो यहां से, क्यों? ये जैसे बीएनपी पूरे चैप्टर की नींव होती है ना, वैसे ये पूरे चैप्टर का क्या है, ये थ्योरी चैप्टर का बॉस है, ये मान लो आप। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक भी थ्योरी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये पूरे थ्योरी चैप्टर का क्या है, इसमें जो टर्मोलॉजी यूज हुई है ना, वो तभी, तो जितने भी सेक्शन है 116 से लेके जो तुम्हारे 298 है, जब तक आप इस टर्मोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, इसकी टर्मोलॉजी को, तब तक आपको इस थ्योरी भी समझ में आएगी नहीं। तो दोस्त सबका बॉस कौन सा है? ये। तो ये नॉट ओनली अपने आप में बड़ा है, सारे चैप्टरों का बिग बॉस कौन है? ये है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूं यहां पे? फिर आता है बच्चों 159 से 189 स्पेशल लाइबिलिटी। क्या आती है बच्चों? स्पेशल लाइबिलिटी। स्पेशल लाइबिलिटी 159 से कौन सा? 189 स्पेशल लाइबिलिटी। चलो बच्चों जल्दी से बताओ, थ्योरी में 116 से 129 क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, उनकी पावर्स और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और सर्च एंड सीजर कब होती है, और सर्वे और इंक्वायरी कब होती है, और दौरान उनकी पावर्स क्या होती है, रिटर्न किसको भरना है, कब भरना है, बिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, रिटर्न के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, रिटर्न पे साइन कौन करेगा, और सेल्फ असेसमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्फ असेसमेंट। डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेगा, और एक्शन लेना भूल गया तो बाद में भी ले सकता है, और अगर हो चुका एक्शन तो दोबारा से भी हो सकता है। समझ गए? लेकिन सबकी समय सीमा होगी। क्या होगी? स्पेशल लाइबिलिटी। पर जो स्पेशल लाइबिलिटी जो है ना, तुम्हारे जो जीएसटी है ना, जीएसटी, ये सब जगह होते हैं चैप्टर्स। जैसे जीएसटी में ये सारे चैप्टर्स है ना, आपको सेक्शन 60 से लेके 128 के आसपास मिलेंगे ऐसे थ्योरी में। डीटी में क्या है, यहाँ मिलेंगे आपको। स्पेशल लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फादर की डेथ हो गई और फादर पे कोई लाइबिलिटी निकल के आई, तो क्या उसके लिए सन जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, ये बताएगा। एक प्राइवेट कंपनी ने कोई घोटाला हो गया तो डायरेक्टर लाइबल होगा नहीं होगा। एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म को और नया पार्टनर आ रहा है, तो पुरानी कोई लाइबिलिटी निकल के आ गई, तो क्या पुराना पार्टनर लाइबल होगा या नया पार्टनर जो था ही नहीं उस समय, क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा। ऐसी बातें आप यहाँ पढ़ोगे। स्पेशल लाइबिलिटी 100% थ्योरी है, इसके आने के चांस बहुत कम है। अब ठीक है, पिछली बार आ गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि क्या सर ये तो आ गया। ऐसे तो फिर क्या क्या पढ़ोगे मुझे बताओ आप। लेकिन आता है तो थ्योरी है। ऐसे चैप्टर में जब मैंने सीए किया था, हम क्या करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए, इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि पेपर कहाँ से बनता है, तो इनको जस्ट केवल रीड आउट कर जाओ, रुको मत। रुको मतलब अपन लर्न करते हैं ना, छुपाया फिर आंख बंद की, फिर छुपाया फिर आंख बंद की, वो मत करो। केवल क्या, पढ़ा और आगे बढ़ गए, पढ़ा और आगे बढ़ गए। बस पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता है ना कि कौन से सेक्शन में क्या है, आपको पता होना चाहिए। बस इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ठीक है, आ गया फिर बाद में मत करो सर आपने मना किया था, आ गया सचिन सर हाय हाय। अरे मेरे भाई पढ़ ले, फिर सारा पढ़ ले, मैं तो पढ़ाऊंगा। समझिए बात हो क्या बोल रहे हैं आप। लेकिन फिर एक बच्चा सुनना चाहता है ना, सर आप बताओ कि क्या क्या पढ़े इतने सारे चैप्टर। आगे बात समझे आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। चलो आप लोग 159 से क्या 189, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चैप्टर आता है, कौन सा, टीडीएस। इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है ना। 190 से लेके 206 इसमें सेक्शन आप टीडीएस और क्या टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस लिखो बच्चों। ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन? यस सर। है ना। यहाँ तक की बात क्लियर आप लोगों को? तो अब बताइए बच्चों, क्या कौन कौन से सेक्शन बोलते हैं, बताओ जल्दी से। 116 से 129 इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होती है, उनकी पावर्स क्या होती है ना, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। 131 से 132 भी
सर्च एंड सीजर कब होती है, उनके दौरान पावर्स क्या होती है, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सर्वे कब होता है और सर्वे के दौरान पावर्स क्या होती है। 139 से 140 है। आईटीआर कब बढ़ना है, कितने टाइम में बढ़ना है, गलतियों को तो कैसे सुधारेंगे, रिटर्न पे साइन कौन करेगा, डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेगा, और एक्शन भूल जाए तो रिएक्शन कैसे होगा। स्पेशल लायबिलिटी, फार्म पार्टनर की फादर की डेथ हो गई तो सन लायबल होगा क्या, कंपनी में कोई घोटाला हो गया तो डायरेक्टर लायबल होगा क्या, पार्टनर आ रहा है और जा रहा तो पुरानी लाइब्रेरी के लिए कौन लायबल होगा, ऐसी बात। एचयूएफ का डिवाइडेशन हो गया तो मेंबर लायबल होगा क्या, ऐसी बातें यहाँ पे पूछेंगे अपन। स्पेशल लायबिलिटी, ये जीएसटी में भी जो सेक्शन है तुम्हारे कौन से 81 के आसपास है ये सेक्शन, कौन से 86 से लेकर 91 के आसपास है ये सेक्शन। स्पेशल है, सेम है बिल्कुल, यहाँ पढ़ लो यहाँ पढ़ लो, एक ही बात है। ओके, अब आता है कौन सा, टीडीएस। वो जो टीडीएस जो चैप्टर है ना, देखो इंटर में भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टीडीएस चैप्टर केवल इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आता है, ये तो वही एग्जाम में तो आता ही आता है, नो डाउट, है ना। प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में या तो आप सुन तो रही है। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो अक्षिता? देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चों, या तो हम देने वाले बनेंगे या मांगने वाले बनेंगे, बोलो। या तो हम दान दाता होंगे या बोलो या, तो बताओ अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते समय आपको पता होना चाहिए क्या कि मुझे टीडीएस काटना है या नहीं काटना, बोलो। नहीं तो तुम पे दुनिया भर की पेनल्टी लग जाएगी, बीएनपी में खर्चा लॉक नहीं होगा। और जिसको मिल रहा है, मान लो उस पर टीडीएस कट के आया है, इसका मतलब उसका पैसा, आधा पैसा कहाँ गया, सरकार के पास, तो उसका टैक्स बनता ही था, फिर भी क्या कट के आ गया, तो क्या वो सरकार से पैसा वापस नहीं मांगेगा। तो बच्चों टीडीएस आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंटेंट बनोगे, क्या बनोगे बच्चों, आप किसी भी अपने हाथ से कोई भी आपका पैसा जाएगा तो आपको इस चैप्टर के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज, कि क्या इस पर टीडीएस कटना था या नहीं कटना था। बच्चों आपने टीडीएस नहीं काटा तो दुनिया भर की पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेंगे, बीएनपी में खर्चा डिसरा हो जाएगा, आपको कंपनी बाहर निकाल देगी। ध्यान रखना टीडीएस चैप्टर बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इंटर में भी 7-8 दिन इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, और इसमें बहुत सारे केस लो भी है। केस लो 3 चैप्टरों में ज़्यादा होते हैं, बीएनपी में, असेसमेंट प्रोसीजर में, और तीसरा कौन सा, टीडीएस में, और चौथा अपील में। कौन सा बच्चों, अपील में। यहाँ आपको केस लो की भरमार मिलेगी। समझ के बात हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों। अच्छा, टीडीएस और टीसीएस, एक होता है एडवांस टैक्स, क्या बोला मैंने, एडवांस टैक्स। सेक्शन 207 से 218, एडवांस टैक्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है एडवांस टैक्स। अब देखो बच्चों, पेपर क्यों बिगड़ता है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट बहुत महान है ना, पेपर क्यों बिगड़ता है। एडवांस टैक्स चैप्टर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। हर व्यक्ति जिसका जो टीडीएस मतलब टैक्स माइनस टीडीएस तीसरे का 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। और एडवांस टैक्स पे करने की 4 ड्यू डेट्स होती है, आपको पता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर आप पे 44 एडी और एडी लग रहा तो एक ही डेट होती है, 15 मार्च। एडवांस टैक्स जमाने के 4% होते हैं, 15, 45, 75 और 100। ये इंटर लेवल पे पूछना चाहिए, क्योंकि इंटर इन्होंने क्या कर लिया, जब एओ होता है ना, ये तो आप करते हो, और जो लोग एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते उस पर एक्शन कौन लेता है, एओ लेता है। उस पर एक्शन कौन लेता है, और बताओ तुम्हारे से वो चीज़ पूछ ली कहाँ, एओ एक्शन लेता है। इंटर वाले बच्चे को थोड़ी पता है इतने बारे में कि सर्च कब होती है, वो इंटर में थोड़ी पता होता है यहाँ पे। और तो वो चीज़ पूछ ली तो बच्चे वो चीज़ तो बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि पहले ही इतना बड़ा कोर्स होता है, तो पेपर इस सोच के साथ बनाना चाहिए कि बच्चे को कितना समय मिलता है, क्या चीज़ रिलेवेंट और क्या रिलेवेंट नहीं है। ऐसा तो फिर तो तुम पढ़ते रहो बैठे बैठे। लेकिन अब ये जो नई स्कीम आई है ना, उसमें इंटर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन्होंने सारे गार्बेज चैप्टर हटा दिए। अदरवाइज पहले तुम्हारे क्या होता था, फाइनल तुम्हारा क्या था, जो इंटर का मॉड्यूल होता है ना, क्या बोला मैंने, और जो इंटर के मॉड्यूल में चैप्टर आ गए वो फाइनल में नहीं दिए, और जो इंटर में नहीं दिए वो फाइनल में दे दिए। अब आपको दोनों को मर्ज करना है। तो ये एडवांस टैक्स में एओ कैसे एक्शन लेगा, असेसमेंट ऑर्डर कैसे पास होता है, वो सब चीज़ें दे रखी है, सब चीज़, अपील सब दे रखी है। इंटर में बताओ ये सब पूछ लेता है। अब जो पेपर बनाता है, मान लो पेपर बनाने के लिए कह दिया कि वाई को हमारी बुक में से पेपर बना दो, उठा के क्या दे दिया, एडवांस टैक्स का जो एओ कैसे कंप्यूट करता है वो पूछ लिया आपसे। बच्चों वो चीज़ तो पूछ ही नहीं सकता, सीए में नहीं पूछता।
और आपसे वो पूछ लिया, तो बताओ अब क्या होता है, पेपर बनाने के लिए किताब दे दी, पेपर दे दी, या बना दो, उसने कोई भी चीज उठाई, ये किताब में उठा के पूछ लिया, तो बच्चों ऐसे तो पेपर बिगड़ेंगे तुम्हारे भी। पता होना चाहिए कि पेपर क्या पूछना चाहिए, किस लेवल के बच्चे से क्या पूछना चाहिए। ऐसा तो तुम्हारा मकसद लग रहा है कि बच्चे साफ फेल करने का मकसद है, समझिए बात, तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर एनीवे, अब तो फाइनल में तो सब पढ़ना ही पढ़ना है ना। 207 से 218 एडवांस टैक्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो बताइए इतने पूरे पोर्शन में दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर कौन कौन से? असेसमेंट प्रोसीजर और टीडीएस टीसी, ठीक है। अच्छा अब बताओ बच्चों, तुम पे सरकार ने टैक्स भी लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों? टैक्स भी लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दी, इंटरेस्ट भी लगा दिया, लेकिन तुम तो नालायक हो, फिर भी कुछ भी दे नहीं रहे हो। तो सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? कलेक्शन एंड रिकवरी। क्या करेगी तुमसे? कलेक्शन एंड रिकवरी। कलेक्शन एंड सिलेक्शन एंड 22 से लेके 230 रिकवरी। रिकवरी कलेक्शन एंड रिकवरी मतलब जैसे गवर्नमेंट ने तुम पे टैक्स भी लगा दिया, डराने के लिए इंटरेस्ट भी लगा दिया, वो डराने के लिए, फिर भी तुम तो दे ही नहीं रहे हो। तो सरकार उस पैसे की रिकवरी कैसे कैसे करेगी? जहाँ तुम जॉब करते हो ना, उसको कह देंगे इसको सैलरी मत देना और हमारे खाते में दे। तुम्हारी बैंक में एफडी बनी हुई है ना, सरकार कह देगी बैंक को इसकी एफडी जो मैच्योर होगी हमारे खाते में दे। तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, सरकार कहेगी इसका पैसा इसको नहीं हमको दे। और अगर फिर उसने दे दिया तो जिसने दिया ना वो लायबल हो जाएगा, समझ गए? वो लायबल हो जाएगा। कौन? जैसे कंपनी को बोला कि सचिन चंद्रा को सैलरी मत देना, हमको देना डायरेक्ट, और कंपनी ने फिर भी मेरे को दे दी, तो फिर वो कंपनी खुद भी क्या हो जाएगी? लायबल हो जाएगी। कलेक्शन एंड रिकवरी, ये तुम्हारे उसमें भी है जीएसटी में, ठीक है। 70-80 के आसपास के सेक्शन है सारे। बात समझ में आई आपको बच्चों? सरकार हम पे क्या लगाती है? अगर हम रिटर्न लेट भरते हैं, एडवांस टैक्स टाइमली जमा नहीं कराते, तो क्या लगाती है? इंटरेस्ट और फीस। तो ये है सेक्शन कौन सा? इंटरेस्ट और लेट फीस। 234 ए से लेके 234 इंटरेस्ट और लेट फीस। इंटरेस्ट एंड लेट फीस, इंटरेस्ट और क्या? लेट फीस। देखो बच्चों, ये आज की जनरेशन का दुर्भाग्य है। हमारे टाइम क्या होता था, हम ये सब काम मैन्युअली करते थे। हम जब ऑडिट पे जाते थे ना, ये सब काम मैन्युअली करते थे, और हम मैनुअल करके बताते थे कि इतना इंटरेस्ट बनेगा, तुमने रिटर्न लेट भरा। अब आजकल ये सब काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। तो आज की जनरेशन को ये आता ही नहीं है प्रैक्टिकली। बच्चों अगेन ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं एग्जाम के पॉइंट से नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो जब तुम अभी ऑडिट पे जाते हो ना, तो बच्चों आपको आना चाहिए क्या? इंटरेस्ट कितना लगेगा। जरूर सॉफ्टवेयर निकाल देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी तो प्रोविजन के हिसाब से बना होगा ना, आपको आना चाहिए। तो इस चैप्टर को मैं समय देता हूँ, 5-6 दिन पढ़ाता हूँ केवल नॉलेज के लिए। एक तो ये वाला चैप्टर, एक टीडीएस चैप्टर को अपन बहुत, टीडीएस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर आपको नॉलेज के लिए ज़्यादा पढ़ाते हैं। कौन सा, क्या नाम है इसका? इंटरेस्ट। क्या आपको चैप्टर्स के नाम याद हो गए बच्चों? पहला क्या है? सर्च एंड सीजर, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्च। रिटर्न कौन भरेगा, डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेगा, और एक्शन पे रिएक्शन, स्पेशल लायबिलिटी, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, कलेक्शन एंड और इंटरेस्ट और फीस। इंटरेस्ट और फीस आपने सुना होगा ना, आईटीआर अगर टाइम नहीं बढ़ता तो 5,000 रुपये की फीस लगती है, वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट 236 से लेके 245, 236 से लेके क्या 245। अब बताओ, सरकार मांग ही रही है, कभी देगी भी सॉरी, रिफंड लिखो, रिफंड है ये। आपको पता है जीएसटी में भी रिफंड है 54 से 58 के आसपास, यहाँ भी रिफंड है। कौन सा? रिफंड। रिफंड अगर आपका टैक्स ज़्यादा चले गया तो रिफंड मांगेंगे। बच्चों ये सारे चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर है, मैं आपको बताऊँ ना, ये दिख रहे हैं ना आपको बच्चों। वैसे पढ़ाने में जरूर 1-2 दिन लग जाएंगे, बट बता दूँ तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर को रिवाइज करना
1 घंटे ज़्यादा का काम नहीं है और ना इनमें ज़्यादा कुछ आता, समझ गए? तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये होता है हमको जस्ट इनकी क्या लगानी है, रीडिंग, छोड़ना नहीं है, मतलब क्या लगानी है, बस रीडिंग, रुकना नहीं है मतलब आपको। तो बच्चों बस ठीक है, 233 से 245 बात समझ आ गई आपको यहाँ पे? उसके बाद बच्चों 2 चैप्टर आते हैं, कौन से, 245 ए से लेके 245 के और 245 एन से लेके 245 टी। टू 245 ए से लेके कौन सा, 245 के और 245 एन से लेके क्या, 240। एक चीज बताओ बच्चों, जब मुझे एक एक सेक्शन पता है तो मैं डर किस बात का होता, बोलो आएगा तो सीधे से ना। जब मुझे एक एक सेक्शन पता है, तुम लोगों को बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने सीए किया था ना, तो मेरी तो आदत ही क्या थी, सेक्शन वाइज पढ़ने की, पता नहीं अपने आप ही, जबकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे ना, शुरू में तकलीफ होगी, शुरू में तुम धीरे होंगे, बट बाद में बहुत फास्ट हो जाओगे आप। तो आदत डाल लो मुझे कैसे पढ़ना है, सेक्शन वाइज। जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत आसान भी लगेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रैक्टिस करोगे और सेक्शन को कोड करोगे तो आपको एक इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। पढ़ाई करा करो सेक्शन वाइज, ठीक है बच्चों? यहाँ पे 245 एन से ले, अब ये क्या वाला है भाई, ये है 245 सेटलमेंट कमीशन। क्या नाम है बच्चों, सेटलमेंट कमीशन, लिखो सेटलमेंट कमीशन। 245 ए से लेकर 245 के सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट मतलब समझौता कराने वाला आयोग, कमीशन आयोग, आयोग। और ये है एडवांस रूलिंग। क्या है बच्चों, एडवांस। इस बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 ऑनलाइन। बताओ एडवांस रूलिंग किस किस के लिए ली जाती है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब तुम बताओ छोड़ गए इसको, तो तुम्हारे तो 0 हो गए यहाँ पे, और बहुत इजी क्वेश्चन था, एडवांस रूलिंग। अब ये होती क्या है, देखो सेटलमेंट कमीशन क्या होता है, जैसे एक होता है असेसी और एक होता है डिपार्टमेंट। ये टैक्स कम देना चाहता है, बोलो, और ये टैक्स ज़्यादा देना चाहता है, प्लस इंटरेस्ट भी और पेनल्टी भी ज़्यादा। मतलब ये ईमानदारी वाला टैक्स चाहता है कि तुमने कमाया टैक्स दो, बट ये बेईमानी करता है। अब दोनों पे क्या हो रहा है, रोज इसने इस पे एक्शन ले लिया, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे, वाद विवाद। अब ये कोई भी इस पे बात कहे, नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, मतलब रोज दिमाग में चिक 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 चिक। तो बताओ दोनों दुखी हो गए। तो बताओ, ये एक आदमी है जो डिपार्टमेंट ने अलग से बता रखा है, जिसका नाम है सेटलमेंट कमीशन, गवर्नमेंट की बॉडी होती है। ये रिक्वेस्ट करता है कि हम दोनों के बीच में क्या करवा दो, समझौता। फिर डिपार्टमेंट, ये जो कमीशन है, वो इससे पूछता है कि तुम समझौता करने के लिए तैयार हो गया। अगर ये मना करते तो फिर नहीं होगा, दोनों को राजी होना है, ये भी तैयार और ये भी तैयार। तो ये बैठकर दोनों में क्या करवा देता है, समझौता। समझौते का मतलब ये नहीं है कि टैक्स माफ कर देगा। समझौता कराने का मतलब है, पहली बात, जब आप इसके बाद समझौते के लिए गए तो आपको अपनी सारी बातें बतानी पड़ेगी, मैंने क्या क्या चोरी की, कैसे कमाया, ये नहीं छुपा रहे हो। नहीं तो अगर आपने छुपाई इसके सामने भी बातें, तो फिर वो जो इसने जो ऑर्डर समझौता कराया वो बेकार हो जाएगा। आप सारी बातें इसको बताते हो, फिर ये इसको सारी बातें करके फिर अपना ऑर्डर पास कर देता है, और फिर ये कहता है देख इसने समझौता किया ना, कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, इसमें थोड़ी सी पेनल्टी माफ़ कर दे। क्या कर दे, पेनल्टी माफ। अदरवाइज ये लड़ेगा, आपस में झगड़ लिए, दिमाग गर्म है, ये पेनल्टी भी लगा देगा, जेल भी लगा देगा। बोलो, ये क्या करता है, पेनल्टी और जेल से क्या कर देता है, माफ़ी। टैक्स से नहीं, टैक्स और ब्याज तो पूरा लेगा, बट किससे माफ़ी मिल जाती है, पेनल्टी। और थ्योरी है, 100% थ्योरी है, सेटलमेंट कमीशन। एक ये है एडवांस रूलिंग। क्या है बच्चों, एडवांस रूलिंग। 245T एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग क्या होता है ना, तो बच्चों एडवांस रूलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो एक आदमी है, वो कहाँ काम करता है, यूएसए। उसने यूएसए में कोई 10 लाख का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा, 10 लाख। और इंडिया में कितने में बेच देता है, कितने में, 11 लाख। हर आदमी क्या सोचेगा कि टैक्स लगेगा भी तो 1 लाख पे लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो बच्चे,
भाई तुमने 10 लाख का माल खरीदा और 11 में बेच दिया, तो हर आदमी क्या सोचता है 1 लाख पे लगेगा नहीं लगेगा। इसने एक ट्रांजेक्शन कर डाला और फिर बाद में डिपार्टमेंट की क्या आई, डिमांड आई, तुमने ये कैसे दिया। हमारे इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे इंडिया में तो टर्नओवर का 20% टैक्स है। हमारे इंडिया में तो क्या है, टर्नओवर का क्या है, इसने कहा है ऐसा थोड़ी होता है। बोला हमारे तो ऐसे ही होता है, हमारे देश में तो बोला मैंने तो सीए से पूछा था। जैसे बोला मैंने जब ये काम किया था किससे पूछा था, बोला हम सीए कोई भगवान थोड़ी है, तेरे को हमसे पूछना चाहिए था ना, तेरे को हमसे पूछना चाहिए था। तो बताइए क्या कोई एनआरआई जब इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो क्या आप उससे उम्मीद करते कि वो पूरा लॉ पढ़ के आएगा? बोलो, यहाँ तो टैक्स ही नहीं समझता और वो पूरे वर्ल्ड के लॉ पढ़ेंगे। पता कोई आदमी अगर 25 कंट्रियों में माल बेचता है तो क्या उस आदमी से आप ये उम्मीद करते कि वो 25 कंट्रियों का लॉ पढ़ेगा? तो बताओ, लेकिन इस तरह से तो क्या होंगे, डिस्प्यूट होंगे। आपने सीए की राय लेकर कोई ट्रांजैक्शन कर डाला और ट्रांजैक्शन करने के बाद पता चला कि सीए ने राय गलत दे दी और ये बेचारा एनआरआई तो क्या हो गया, दुखी हो गया। एनआरआई हमारा क्या होता है, डॉलर भेजने वाला होता है। कौन होता है, डॉलर। हम हमारी इमेज हमेशा एनआरआई के सामने अच्छी रखना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। तो इनकम टैक्स में कई प्रोविजन बने हुए जो एनआरआई को ध्यान में रखते हुए, इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किनको, एनआरआई को। आप देखो भी एनआरआई की पिटाई कर दो फिर देखो आपको पता चल जाएगा, करके देखना है ना। एनआरआई जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा अपन क्या करते हैं, तवज्जो देते हैं, क्योंकि बताओ क्यों, उससे वर्ल्ड में इमेज क्या होती है, खराब होती है। क्योंकि अगर किसी भी एनआरआई की इंडिया में पिटाई हो गई तो कौन वहाँ के फोन आ जाएगा वहाँ के इंडिया में, मोदी जी क्या कर दिया आपने, बोलो। तो बच्चों एनआरआई के हितों की रक्षा की जाती है। तो बताओ यहाँ पे परेशान कौन होगा, एनआरआई। तो गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम है एडवांस रूलिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम है बच्चों? ये आदमी उस ट्रांजेक्शन को करने से पहले या बाद में एक अर्जी लगाएगा कि मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है ना, मुझे एडवांस में बता दो कि इस पे मेरी कितनी लायबिलिटी आएगी। क्या बोला मैंने? कोई भी एनआरआई जो इंडिया में क्या करने जा रहा है, कोई ट्रांजैक्शन, तो वो एक सरकारी डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, उसको एक एप्लीकेशन लगाएगा। क्या लगाएगा? एप्लीकेशन। और उससे पूछेगा मुझे पहले ही बता दो, क्या बता दो, इस ट्रांजैक्शन में मेरी लायबिलिटी क्या आएगी। अब बताओ जवाब कौन दे रहा है, सीए या ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग? कौन है वो? गवर्नमेंट। अब उसने जो कहा कि इस पे ये होगा तो बाद में कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। समझ गए? ये जीएसटी में भी है, सेक्शन 95 से 106 जीएसटी में भी है एडवांस रूलिंग। सब जगह होता है, कस्टमर सब जगह आते हैं यहाँ पे। आगे क्या समझ में, छोटे छोटे चैप्टर है बच्चों, छोटे छोटे चैप्टर। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे बच्चों मेरा भी काम कभी कभी चलता है, साल में एक बार इन चैप्टर को पढ़ाते हैं। इसका मतलब थोड़ी मैं रोज पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को, लेकिन बच्चों पता होना चाहिए इस चैप्टर में क्या है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि तुम लोग अगर एक अटेम्प्ट में पेपर निकालना चाहते हो तो जितने भी मैं चैप्टर्स लिखा रहा हूँ ना, आपको इनके बारे में हल्की फुल्की वर्किंग नॉलेज जरूर होना चाहिए। और ऐसे नोट्स बना लो, समराइज नोट्स, कि इसमें यही पूछेगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा घुमाव नहीं आता, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, छोड़िए मत। बट ये भी नहीं कि इन्हीं को प्रायोरिटी बना दिया। पहले एबीसी एनालिसिस होना चाहिए, जहाँ से पेपर ज़्यादा था उनको पढ़ो, फिर मीडियम वाला, और फिर ये लास्ट में आते हैं इनके नंबर, बट इनको छोड़ नहीं सकते आप। समझिए बात को यहाँ पे। तो कौन सा चैप्टर हो गया बच्चों? सेटलमेंट कमीशन। और कौन सा? एडवांस। क्या होता है सेटलमेंट कमीशन? डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में क्या करवाता है? समझौता। एडवांस रूलिंग क्या होता है? कोई आदमी इंडिया में, कोई एनआरआई इंडिया में, कोई वो एडवांस में ही जानना चाहता है क्या लायबिलिटी क्या है, इसके लिए वो एप्लीकेशन का लगाता है, फिर वो बता देता है। और वो जो उसका डिसीजन होता है वो एसएससी पे भी बाइंडिंग होता है और गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी ने ही वो डिसीजन दिया है। बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब एक बड़ा चैप्टर आता है, कौन सा? 246A से लेके 268A। 246 से लेके क्या? 268A। ठीक है? और एक लिखो, दो लाइनें छोड़कर, 269 से लेके 279 लिख लिया। ये है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन मतलब कौन से ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए की क्या लगेगी पेनल्टी, और कौन कौन से ट्रांजैक्शन में जेल हो सकती है। क्या नाम है बच्चों? पेनल्टी एंड, जैसे आपने आईटीआर नहीं भरा तो पेनल्टी लग सकती है, ऑडिट नहीं करवाई तो पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। और ये क्या है? अपील एंड
रिवीजन। देखो बच्चों, अपील एंड रिवीजन, अपील एंड रिवीजन। फाइनली ये तुम्हारे सारे क्या है, सेक्टर। समझ बच्चों, अपील एंड रिवीजन। बच्चों तुमने इनकम कितनी दिखाई, 10 लाख। एओ ने एक्शन ले लिया और प्लस क्या ले लिया, रिएक्शन, और तुम्हारी इनकम कर दी 25 लाख। तुम खुशी खुशी पे करोगे या नाराज होगे? अपनी नाराजगी जाहिर करोगे कहाँ, अपील फाइल करके। कहाँ बच्चों, अपील। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है अपील और एक होता है क्या, रिवीजन। अपील के सेक्शन है 246A से लेके 262 और रिवीजन के सेक्शन है 263 से लेके 260। अगर कोई एसएससी एओ के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या बोला मैंने, कोई एसएससी अगर एओ के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो पहली अपील जो जाती है ना, वो जाती है कमिश्नर अपील को। किसको बच्चों, सीआईटी अपील। किसको जाती है बच्चों, सीआईटी अपील। सेक्शन 246A से लेके सेक्शन 251 है कमिश्नर अपील को अपील। किसको जाती है बच्चों, कमिश्नर अपील, सीआईटी अपील। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से मैटर के खिलाफ अपील में जा सकते हो, अपील के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने टाइम लिमिट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो, अपील के साथ आपकी है ना डिपार्टमेंट की क्या पावर होगी, है ना, और एसएससी के पास क्या क्या राइट होंगे, ऐसी बातें कहाँ पढ़ेंगे आप अपील में। अगर आप यहाँ हार गए, मतलब पहली अपील कौन फाइल करता होगा, एसएससी या डिपार्टमेंट? भाई डिपार्टमेंट अपने खिलाफ थोड़ी अपील फाइल करेगा। एओ ने ऑर्डर पास कर दिया तो आप नाराज हो, एओ नाराज है, आप नाराज है, तो फर्स्ट अपील हमेशा कौन फाइल करता है, एसएससी। सेकंड अपील जाती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोला मैंने, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपील है और ये क्या है, सेकंड अपील। एसएससी भी कर सकता है और डिपार्टमेंट, उसके सेक्शन ये है अपीलेट ट्रिब्यूनल। पढ़ेंगे यही कौन कौन से मैटर में यहाँ अपील में जा सकते हो, अपील में जाने की टाइम लिमिट क्या है, कमी सीआईटी आईटीएटी की पावर्स क्या है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ गए। अब कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी डिस्प्यूट, उसके दो नेचर होते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या बोला मैंने, कोई भी मैटर उसके दो मैटर, मतलब कोई भी जो डिस्प्यूट होता है ना, उसके दो मैटर, दो तरह के फैक्ट होते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऐसा होता है जिसके डिसीजन आने से केवल एसएससी प्रभावित होगा। क्या बोला मैंने, कोई भी मैटर के दो नेचर होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा डिसीजन जिसके आने से केवल कौन प्रभावित होगा, एसएससी, उसको तो बोलते हैं फैक्ट। और ऐसा डिसीजन जिसके आने से पूरी पब्लिक प्रभावित हो जाएगी, वो होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ। मान लो इसने कुछ गड़बड़ की तो मैंने इसको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन ऑफ क्या है, फैक्ट है। लेकिन इसने गड़बड़ की और इसके चक्कर में मैंने पूरी क्लास को बाहर निकाल दिया, जिसकी सजा सबको मिल गई, वो कहलाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, एक एसएससी बोलता है कि मैं इंडिया में 181 डेज हूं और मैं एनआरआई हूं। डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, तू 182 डेज है, तू रेजिडेंट है। मान लो एओ ने कह दिया कि तू रेजिडेंट है, मैं चलेगा अपील में कि मैं एनआरआई हूं, डिपार्टमेंट बोलता है क्या, एनआरआई हूं, डिपार्टमेंट बोलता है रेजिडेंट हो, और मैं क्या बोलता हूं, अपील का डिसीजन आया कि नहीं सचिन तुम रेजिडेंट हो। बताओ ये मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फैक्ट। मैं कह रहा हूं इस पेन पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है इस पेन पे जीएसटी लगेगा। मैं अपील में चले गया और मैं हार गया और लगा कि यहाँ जीएसटी लगेगा, तो क्या इससे मैं ही प्रभावित होऊंगा या सब होंगे, उसको बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ। सभी होंगे सर। तो जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं उन पे इनका डिसीजन फाइनल होता है, किनका, ट्रिब्यूनल का। वो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। लेकिन अगर मैटर क्वेश्चन ऑफ क्या है, लॉ है, क्या बोला मैंने, तो मैटर पहले कहाँ जाता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। समझ गए क्या बात को। तो बताइए पहली अपील कहाँ जाती है, सीआईडी अपील, सेकंड अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल, थर्ड अपील हाई कोर्ट, और फोर्थ अपील सुप्रीम कोर्ट। बताओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर्स आते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यहाँ आते हैं। ये तो हो गया कोर्ट कचहरी। कई बार मान लो आप रिटर्न भरा, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, आप नाराज हो, तो या तो आप अपील में जाओ, या हो सकता है एओ से नाराज हो
तो एओ के बॉस के पास चले जाओ, उसको बोलते हैं सीआईटी। क्या बोलते हैं? तो जब आप एओ के बॉस के पास जाते हो तो उसको बोलते हैं रिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवीजन। फिर एओ का बॉस चेक करेगा कि सब कुछ गड़बड़ है या नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो तुम प्रतीक सर से नाराज हो, है ना, प्रतीक सर से नाराज हो, तो या तो तुम मेरे खिलाफ कहाँ चले गए? अपील में, आओ अब तो कोर्ट में मिलूंगा आपसे, और एक तुम मेरे पास आ जाओ। तो अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हो उसको तो बोलते हैं अपील, और अगर आप क्या किसके पास आ रहे हो? बॉस के पास जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिवीजन। अपील और रिवीजन। बात समझ आ गई बच्चों को यहाँ पे? तो चलिए बच्चों एक बार सारे चैप्टर देख लो। थ्योरी 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 आइए। बोलो बच्चों, पहला कौन सा? पहला कौन सा बच्चों? इनकम टैक्स अथॉरिटी, उनका अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स। और बोलो सर्च एंड सीजर। बोलो इंक्वायरी और क्या? सर्वे। इसमें रिटर्न किसको भरना है और कब भरना है और कैसे भरना है? रिटर्न की क्या? चेकिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? चेकिंग। और एक क्या? रीचेकिंग। क्या बोला मैंने? रीचेकिंग। स्पेशल क्या? लायबिलिटी। बोलो टीडीएस, टीडीएस और क्या? टीसीएस। फिर क्या? एडवांस टैक्स। फिर क्या? कलेक्शन एंड रिकवरी। फिर क्या? इंटरेस्ट और लेट फीस। फिर क्या? क्या हो गया बच्चों? रिफंड। फिर बोलो क्या? सेटलमेंट कमीशन। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? फिर क्या? ठीक है। और फिर क्या? अपील और कौन सा? रिवीजन। और फिर क्या? पेनल्टी एंड, और फिर थोड़े बहुत मिसलेनियस। बोलो बच्चों बात समझ आ गई? बोलो ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर प्रायोरिटी क्या दें? तो मैं कहता हूं प्रायोरिटी किसको होगी? नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी कौन सा? अपील और रिवीजन। नंबर 4 एडवांस रूलिंग और कौन सा? सेटलमेंट कमीशन। ये प्रायोरिटी है। तो अगर आपको पढ़ना ही है लास्ट मोमेंट पे, इस प्रायोरिटी के साथ पढ़ लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए बच्चों बात को यहाँ पे? तो कल से अपन क्या चालू करेंगे बच्चों? पहले मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, और नाम क्या होगा बच्चों? असेसमेंट प्रोसीजर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, असेसमेंट प्रोसीजर। जब तक ये चलेगा तो आपको सुना सुना लगेगा, इंटरव्यू का पार्ट है ना, बट बाद में फिर आपका चेंज हो जाएगा। समझ गए? थैंक यू।